हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का एचपी स्टडीज़ पे। होप करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे आपके फिजिक्स के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इसमें कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी होंगी, कुछ चीज़ें मैं आपसे भी जानना चाहूँगा जो आप यहाँ पे आंसर करोगे कमेंट सेक्शन में। और साथ में यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। अब देखिए जी, सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दिया जाए कि हमारे अभी 3 नवंबर तक जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी के ऊपर आपको 60% ऑफ मिल रहा है। तो अगर कोई भी कोर्स को अगर आपने ज्वाइन करना है तो निम्बस कर ऐप पे जाके आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो जो अभी तक का आपको पूरे साल का लोएस्ट प्राइस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये ऑफर 3 नवंबर तक की है, इसको ज्वाइन कर सकते हो निम्बस कर ऐप पे जाके। ठीक है जी, चलिए जी, इस सेशन को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछा गया है कि जो परमानेंट यहाँ पे मैग्नेट्स होती है, ठीक है, हैज़ द कैपेसिटी टू अट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है जो परमानेंट मैग्नेट्स के पास यहाँ पे किस को अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ परमानेंट मैग्नेट के बारे में, तो यहाँ पे क्या होते हैं, सभी सब्सटेंसेस को ये अट्रैक्ट कर लेते हैं, कुछ सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करते हैं, ओनली फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करते हैं, या फिर इनमें से है नन ऑफ दिस। देखो, जो परमानेंट मैग्नेट होती है, ठीक है, आपको यहाँ से याद क्या रखना है कि इनमें जो आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है ना, अगर आपने इनमें एक बार इंड्यूस्ड कर दिए, ठीक है, मतलब आपने इनको एक बार जितना मैग्नेटिक फील्ड देनी थी उतना इनको मैग्नेटिक फील्ड दे दी, इनको इंड्यूस कर दिया, फिर इनमें आपको फर्दर मैग्नेटिक फील्ड आप नहीं दे, मतलब इनको फर्दर आप फर्दर मैग्नेटाइज नहीं कर सकते ना। तो जैसे कि आपका यहाँ पे स्टील होती है, ठीक है, जो स्टील अगर आपने इसको मैग्नेटाइज कर दिया तो ये परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। अगर मैं सॉफ्ट आयरन की बात करता हूँ तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। इसका मतलब है कि मैं जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाऊंगा इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बढ़ती जाएंगी, लेकिन स्टील में ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसमें आप इसको अगर एक बार मैग्नेटाइज कर दोगे तो जब ये मैग्नेटाइज होगी तो फर्दर यहाँ पे इसको फिर मैग्नेटाइज करना बहुत ही यहाँ पे मुश्किल है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। तो इसलिए यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो ओनली यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक होना है आपने, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आपने याद रखना है कि इनको यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट डज ए सुपर कंडक्टर एग्जिबिट। ठीक है, अब आपको यहाँ से पता क्या होना चाहिए कि सुपर कंडक्टर होते क्या है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ से पहले पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो सुपर कंडक्टर है, ठीक है, वो यहाँ पे क्या एग्जिबिट करते हैं, ठीक है, क्या शो करते हैं। पहले बोला गया यहाँ पे कि फेरोमैग्नेटिज्म को, आगे बोला गया पैरामैग्नेटिज्म को, आगे बोला गया डायमैग्नेटिज्म को, आगे बोला गया नन ऑफ द अबव ऑप्शन को। देखो, जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं वो आपको एक तो जीरो और रेजिस्टेंस भी शो कर सकते हैं, ठीक है, एक तो आपको यहाँ पे डायामैग्नेटिज्म भी शो कर सकते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें शो कर सकते हैं। कैसे शो कर सकते हैं, देखो, जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं बनते कैसे हैं, जब कभी भी हम किसी भी यहाँ पे अगर कोई मटेरियल है उसको अगर मैं यहाँ पे 0 डिग्री से भी यहाँ पे, या फिर जिसको कि उसका क्रिटिकल टेम्परेचर होता है उससे भी नीचे हम यहाँ पे कूल करते हैं, ठीक है, तो जो सुपर कंडक्टर होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। इसका मतलब है कि वहाँ पे जो करंट है वो फ्लो करेगा यहाँ पे विदाउट, यहाँ पे किसी भी यहाँ पे विदाउट ए पावर सोर्स, यहाँ पे मतलब करंट फ्लो करता रहेगा वहाँ पे। अगर आपने यहाँ पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे चला गया वो मटेरियल, ठीक है, उसको लेके चलेगी आप, तो वो काम करता है वहाँ पे एज ए जीरो रेजिस्टेंस की तरह। लेकिन यहाँ पे जो अगर जब मैं बात करता हूँ कि सुपर कंडक्टर एज ए परमानेंट डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, तो ये मैं कैसे बोल सकता हूँ, तो देखो यहाँ पे ना इस इफेक्ट को बोलते हैं मिजनर इफेक्ट। अगर आपसे पूछा गया कि सुपर कंडक्टर कौन सा इफेक्ट शो करता है, तो आपने यहाँ पे इस इफेक्ट का नाम याद रखना है, इसको बोलते हैं मिजनर इफेक्ट। ठीक है, तो मिजनर इफेक्ट में होता क्या है कि आपका जो सुपर कंडक्टर होते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सपेल करते हैं, भगाते हैं दूर अपने आसपास से, ठीक है, और शो करते हैं यहाँ पे परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म को। तो ये कंडीशन का मतलब क्या होता है कि जब कभी हम किसी सुपर कंडक्टर को यहाँ पे किसी सुपर कंडक्टिंग के स्टेज में बदल रहे होते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके अंदर वो क्या होती है, वो कंप्लीटली आपकी कैंसिल आउट हो जाती है। उस केस में यहाँ पे तो सुपर कंडक्टर कैसी प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है, वो एज ए डायामैग्नेटिक या फिर डायामैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो यहाँ पे एग्जिबिट करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है सुपर कंडक्टर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जब किसी मटीरियल को यहाँ पे इसका बहुत ही कम टेम्परेचर पे जब हम उसको लेके चले जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वो एक जीरो रेजिस्टेंस भी शो कर सकता है और साथ में वो डायमैग्नेटिज्म भी शो कर सकता है। डायमैग्नेटिज्म कैसे करता है मैंने बता दिया आपको, ठीक है, उसको बोलते हैं मिजनर इफेक्ट। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के ऊपर है। ठीक है, क्या पूछा गया है कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका साइज आपको यहाँ पे 3 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा, उसको यहाँ पे रखा हुआ है आपने किसी कॉनकेव लेंस के आगे, ठीक है, और यहाँ पे आपको बोला गया है जो आपका कॉनकेव लेंस है
उसकी जो फोकल लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है। और आगे बोला गया है कॉनकेव लेंस इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस, और फोकल लेंथ क्या है उसकी 21 सेंटीमीटर है ना। फोकल लेंथ आपको यहाँ पे 21 सेंटीमीटर देखने को मिलेगी, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे यू की वैल्यू दी हुई है आपकी 14 सेंटीमीटर, और आपको हाइट दी हुई है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। ये सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे दी गई हैं। अब कॉनकेव लेंस, अब यहाँ पे देखो लेंस है ना, कॉनकेव लेंस कैसा होता है, इस तरह का लेंस आपको कॉनकेव लेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इस साइड पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा तो उसकी वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं लेंस फॉर्मूला की बात करता हूँ तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1/v माइनस 1/u, ये होता है आपका यहाँ पे लेंस फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे क्या बोला गया है कि आपने फाइंड क्या करना है, इमेज प्रोड्यूस बाय द लेंस और व्हाट इज द हाइट ऑफ द लेंस, हाइट ऑफ द इमेज। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फॉर्मूला अप्लाई करके पहले तो देखो u दिया हुआ है, f दिया हुआ है, मैं यहाँ से v की वैल्यू को फाइंड आउट करूँगा। तो v की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें आप वैल्यूज को पुट करते हैं, ठीक है। तो मतलब आपने v फाइंड करना, तो ये क्या हो जाएगा, 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे फोकल लेंथ आपका ऑब्जेक्ट भी यहाँ पड़ा हुआ है, और जो जब कॉनकेव लेंस से जो इमेज बनती है वो भी आपको इसी साइड देखने को मिलती है। तो यहाँ पे होगा कि आपका दोनों चीज़ें नेगेटिव हो जाएंगी। तो मतलब इसमें हम कैसे लिखेंगे, f इज 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/21, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे माइनस 1/14, है ना। यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 21 इसका आपको एलसीएम देखने को मिलेगा, ठीक है। या फिर मैं इसको क्या बोलता हूँ, इसका एलसीएम करके देखें अगर हम, तो यहाँ पे 42 ना, हाँ 42 देखने को मिलेगा, 42 देखने को मिलेगा एलसीएम। तो यहाँ पे 21 दूना 42 होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 14 3 होते हैं ना, यही होगा ना। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका -2 -3, तो ये कौन जाएगा -5/42। तो यहाँ पे मतलब v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -42/5। इसका मतलब माइनस का साइन है, तो आपका इमेज भी आपकी इस साइड बन रही है ना, फोकल लेंथ साइड, तो यहाँ पे इमेज भी इस साइड बनेगी। जब इसको कट करोगे 42/5 को, तो क्या बन जाएगा 5 8 और 5 4, ठीक है। तो मतलब आ जाएगा आपका -8.4 यहाँ पे सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको लग गया पता कि यहाँ पे इसी साइड पे आपका जो इमेज है वो पड़ी हुई है। अब आपका इमेज का साइज आ गया 8.4 यहाँ पे सेंटीमीटर। आपको पूछा गया कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द इमेज, तो हाइट की अगर निकालते हैं, जिसको मैग्निफिकेशन भी बोल देते हैं, तो वो क्या होता है, यहाँ पे हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ द इमेज कितनी दी हुई है, -8.4 दी हुई है, ठीक है। आपको हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी दी हुई है यहाँ पे, वो कितनी दी हुई है यहाँ पे, वो आपको 3 दी हुई है, ठीक है, ठीक है। ये आप यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है आपका, तो ये होता है आपका h2/h1, ये भी ऐसे होता है, ठीक है। हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय आपका, ये आपका इमेज कितने डिस्टेंस पे और यहाँ पे ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे आपका अगर h1 की बात करते हैं, तो h1 कितना दिया हुआ है 3, तो ये वाला 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 आएगा, 3 आपका ऊपर जाएगा, और u की वैल्यू कितनी दी हुई है, जहाँ पे हमने u क्या लिखा था 14, यहाँ पे 14 आएगा, u की वैल्यू क्या आएगी 14 आएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा h2/h1 इज इक्वल टू v/u, ठीक है। ये हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखते हैं ऐसे, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ द इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जब मैं लगाऊंगा तो आपका होता है, ये हाइट हमने फाइंड करनी है इमेज की, आपको हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दी हुई है, जो मैंने यहाँ पे 3 लिखा है, v आपको हमने अभी निकाला 8.4, और यहाँ पे हमने 14, तो हमें यहाँ पे दिया हुआ था ऑब्जेक्ट के बारे में। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। अब जो वैल्यू पुट करेंगे तो आपको होता है कि ऑब्जेक्ट भी कहाँ पड़ा हुआ था, आपको यहाँ पे लेंस किसी साइड पड़ा हुआ था, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर 14 6 क्या होते हैं 84, तो यहाँ पे क्या है 0.6 इंटू 3 कितना आ जाएगा 1.8 सेंटीमीटर, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। होप करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि यहाँ से हमने क्या क्या निकाला था। हमने पहले वी निकाला, वी से हमने यहाँ पे मैग्निफिकेशन, या फिर हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हाइट, यहाँ पे सेकंड वाले की क्या थी कि हाइट ऑफ द इमेज कितनी थी, वो भी हमने यहाँ पे निकाल ली है, ठीक है जी। मतलब यहाँ पे मैग्नीफाइड नहीं, छोटी इमेज बनी है, क्योंकि देखो आपका हाइट यहाँ पे कितनी थी 3 सेंटीमीटर थी ऑब्जेक्ट की, और हाइट आपकी इमेज की कितनी आई है 1.8 आई है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला गया है कि एक बैटरी है, ठीक है, जिसकी ईएमएफ आपको दिया हुई है 10 वोल्ट की, मतलब आपको यहाँ पे ई की वैल्यू दी है, ईएमएफ 10 वोल्ट की दी हुई है, और आपका इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं स्मॉल आर, ये दिया हुआ आपको 3 ओम का, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ द करंट इज 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो मतलब आपको आई की वैल्यू दी है 0.5 एम्पियर। आपको पूछा गया व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, तो आपको पूछा गया रेजिस्टेंस, जो रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, और टर्मिनल यहाँ पे वोल्टेज कितनी देखने को मिलेगी ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ें पूछी गई हैं जो आपने यहाँ पे आंसर करनी है। तो यहाँ पे देखो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, तो 3 चीज़ें हमने यहाँ पे लिख ली है। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि जो रजिस्टर है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है रजिस्टर का, अगर मैं इसको कैपिटल आर ले लेता हूँ,
तो अपने ओम्स लॉ तो सुना है, V इज इक्वल टू आपका आई आर होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं I कैसे लिख सकता हूँ, V अपॉन R लिख सकता हूँ। लेकिन अब V क्या है यहाँ पर, ये तो आपका EMF है, उसको E लिखेंगे। और ये जो आपका R है, ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, कैपिटल R यहाँ पे स्मॉल R। स्मॉल R तो मैंने यहाँ पे बता दिया इतना है, और कैपिटल R कितना है आपका यहाँ पे, वो तो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से हम कैसे फाइंड करेंगे, तो मैं इसको लिखूंगा आर प्लस आर इज इक्वल टू ई अपॉन आई, ठीक है। आई को मैं ले गया यहाँ पे नीचे, ई की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये 10 दी हुई है, आई की वैल्यू कितनी है 0.5 दी हुई है। 0.5 क्या होता है 1/2, ठीक है। तो मैं लिखूंगा 10 अपॉन 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा 20। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा आर प्लस आर इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 3 दी हुई है, तो आर इज इक्वल टू 20 माइनस 3 इज इक्वल टू यहाँ पे 17 आ जाएगा आपका स्मॉल आर, ठीक है। और हमें यहाँ पे पता है कि आपका हमें बोला गया है कि व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज, तो यहाँ पे हमें कहना V इज इक्वल टू आई आर लगाएंगे। तो V क्या हो जाएगा, V तो हमें निकालना है, आई दिया 0.5, आर दिया आपका 17, 17 पंजे होते 85, तो यहाँ हो जाएगा 8.5। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे 8.5 वोल्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर रेजिस्टेंस पूछा है रेजिस्टर का तो 17 ओम है, और अगर आपसे पूछा कि उसकी टर्मिनल वोल्टेज कितनी है तो वो कितनी है आपकी यहाँ पे 8.5 वोल्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपने यहाँ से याद रखनी है। आगे बढ़ें जी, होप करता हूँ यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ आई होगी। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, स्किप तो नहीं हुआ कोई, तो यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे जो पूछा गया है कि आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा। अब देखो पोटेंशियल होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल की अगर मैं बात करता हूँ तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल होता है कि यहाँ पे सपोज करो इस पॉइंट से चार्ज को इस पॉइंट तक लेके जाना है, ए से बी तक लेके जाना है कोई आपके पॉइंट चार्ज को, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने इसको ए से बी तक लेके जाना है, तो बी तक लेके जाने के लिए उसको कितना काम करना पड़ा, कितना वर्क करना पड़ा, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, कितना काम करना पड़ा, ठीक है। और यहाँ पे किसको लेके जाने के लिए, एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने के लिए, तो इसको क्या बोलते हैं, वर्क अपॉन चार्ज होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ से राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है जी। होप करता हूँ आपको यहाँ तक पांचों क्वेश्चन समझ आए होंगे, ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला गया है यहाँ पे कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या पूछा गया, रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए यहाँ पे आपको बोला गया है फॉर द सर्किट विच इज कनेक्टेड टू 24 वोल्ट बैटरी, 24 बैटरी से 4 वोल्ट की बैटरी से आपको यहाँ पे जोड़ा गया है, ठीक है। ये नीचे आपको बैटरी दिख भी रही होगी। और आल्सो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4 ओम एंड 6 ओम रेजिस्टर इन द सर्किट। तो आपको यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड करना है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वी बोल देते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, देखो सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि आपका ये रजिस्टर कैसे आपके यहाँ पे आपको सीरीज कनेक्शन दिख रहा होगा। अब सीरीज कनेक्शन में आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि जो करंट है ना वो सेम रहता है, मतलब जितना करंट यहाँ से जा रहा होगा उतना करंट यहाँ से जा रहा होगा। इसका मतलब है इन दोनों से जो करंट है वो सेम फ्लो करेगा। तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, मैं यहाँ सबसे पहले करंट निकालूंगा। सबसे पहले मैं फिर इनके अगर मैंने करंट निकालना है तो मतलब इनके दोनों के क्रॉस सेम करंट फ्लो कर रहा है, तो मैं इनका क्या निकाल दूंगा, पहले आपका टोटल रेजिस्टेंस निकाल दूंगा। और सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, तो हम आर की वैल्यू निकालेंगे R1 प्लस R2, सिंपल आप उनको प्लस कर दोगे सीरीज में आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। पैरेलल में कैसे करोगे, आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 + 6 इज इक्वल टू आ जाएगा 10 ओम, है ना, रजिस्टर आ गया आपका सीरीज में। उसके बाद हमने यहाँ से क्या निकालना है, अब हम करंट निकालेंगे, करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो क्या होता है V इज इक्वल टू आई आर। हमने आई निकालना, वो क्या हो जाएगा V अपॉन आर। V कितना दिया है 24, आई आर दिया हुआ है 10। तो यहाँ से आई की वैल्यू कितनी आ गई 2.4 एम्पियर आ गई। आपसे पूछा गया कि यहाँ पे जो रजिस्टर है, जो आपका यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है वो 4 ओम के अराउंड कितना होगा, तो V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू आई आर। पहले वन के कौन लगाएंगे, तो पहला कितना था और R1 लिख देंगे यहाँ पे 2.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 24 4 से कितने होती है 96, तो यहाँ पे आ जाएगा 9.6। दूसरे के अकॉर्डिंग निकालना होगा V2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा IR2, तो यहाँ I 2.4 है, R2 कितना है आपका 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका यहाँ पे 14.4, ठीक है। 14.4 देखेगा क्योंकि यहाँ पे 25 आका 6 का 150 होते हैं, तो यहाँ पे 6 माइनस करोगे तो आपका 144 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 14.4 आ जाएगा, तो यहाँ पे 14.4। और यहाँ पे आपको अगर बात की जाए कि वोल्टेज क्रॉस यहाँ पे दोनों के क्रॉस कितनी दी गई है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, सी इज द राइट आंसर हियर, ठीक है जी। तो देखो इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन को पढ़ के आपने समझना है कि पूछा क्या गया है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो पूछा गया है आपसे, ठीक है। यहाँ पे बोला गया कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द टू स्मॉल चार्जेस, ठीक है, हैविंग
चार्जेस ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम और 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ठीक है, प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन द एयर। तो आपको यहाँ पे क्या बोला गया है, आपको बोला गया कि फोर्स कितनी रहेगी दो स्मॉल चार्जेस के बीच में, ठीक है, फोर्स निकालनी है आपने। और चार्जेस के बीच में जब हमने फोर्स निकालनी है तो हम यहाँ से क्या लगाते हैं, कूलम स्लो लगाते हैं। तो कूलम स्लो क्या बोलता है, F इज इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो आपने सुन रखा होगा। अब यहाँ पे ये जो आपका 1/4πε0 है, ठीक है, इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट देखने को मिलती है, ये वैल्यू अपने याद रखनी है, ठीक है। एप्सिलॉन क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे 1.45 एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁹ यहाँ पे इसकी वैल्यू देखने को मिलती है। यहाँ पे वैल्यू रख दी, Q1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 इंटू 10⁻⁻7 और यहाँ पे Q2 की वैल्यू कितनी दी है, 3 इंटू 10⁻⁻7, दोनों -7 ही है ना। नीचे आपका R है, R आपका 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पे है कूलम वगैरह जो होते हैं ऐसा यूनिट होते हैं, तो मीटर में चेंज करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.3 मीटर का स्क्वायर आएगा, तो 0.3 दो बार कर देंगे ना। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो मैं यहाँ पे इसको ये सॉल्व कर लेता हूँ, 14 आ जाएगा, 14 में से अगर यहाँ पे 9 माइनस करता हूँ तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10⁻⁻5 आ गया और यहाँ पे आ गया 3। अगर मैं इसको 3/10 लिखता हूँ, 3/10 लिखता हूँ ना, ऐसे लिख सकते हैं इसको। 10 को अगर मैं ऊपर भेज देता हूँ तो क्या बन जाएगा, 9 इंटू 3 10⁻⁻5 10⁻⁻2 और नीचे आ जाएगा आपका यहाँ पे 9 से 9 कट जाएगा और ये बन जाएगा, यहाँ पे 2 भी था ना, तो यहाँ पे बन जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻, यहाँ पे 7 आ रहा है, 6 इंटू 10⁻⁻7। तो यहाँ पे आंसर आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 इंटू 10⁻⁻7 यहाँ पे आंसर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो आंसर आपका तो यही आना चाहिए ना, बट यहाँ पे 7 नहीं है, 5 है या तो 3 है, कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी है। 9 ही आता है ना, 7 7 14, 5 ही तो आता है 5, ठीक है। फिर हमने 0.3 का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर किया तो यहाँ पे आपका 10⁻⁻2 गया ऊपर तो 5 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है, ओ वेट, यहाँ पे हमने गलती करी है, यहाँ 2 आएगा प्लस का, क्योंकि ये 10 तो सीधे ऊपर गया ना, ये 10 के ऊपर +2 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 6 इंटू 10⁻⁻3, मतलब आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऐसी गलतियाँ भी हो सकती है ना, तो ऐसे ही आपने याद रखना कि मैंने जो 10 लिया था मैंने सीधा उसकी पावर चेंज कर दी थी, हालांकि उसकी पावर चेंज नहीं होनी थी ना, क्योंकि 10 ऊपर जा रहा है तो 10 की पावर आपकी सेम रहेगी। तो यहाँ पे आंसर क्या आना था आपका, 6 इंटू 10⁻⁻3 इज द राइट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। आगे चलते हैं, आगे बोला गया व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो देखो आपने ये सुना होगा जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती है तो कैसे चलती है, ठीक है। अगर आपकी यहाँ पे इलेक्ट्रिक वेव फील्ड ऐसे जा रही है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी कुछ ऐसी चलती है ना, इस तरह की वेव देखने को मिलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ एक ऊपर से जा रही है, नीचे की जा रही है, तो यहाँ पे एक नीचे स्टार्ट कर रही है, ऊपर से स्टार्ट कर रही है, तो यहाँ पे जो फेज डिफरेंस है वो कितना देखने को मिलेगा, तो आपको पाई का यहाँ पे जो फेज डिफरेंस है यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपस में इनका फेज डिफरेंस कितना होता है, पाई का, यानी कि -1, यहाँ पे 180 का जो फेज डिफरेंस है यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, ठीक है। सॉलिड के स्ट्रक्चर को हमने इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम किस तरह की यहाँ पे आपकी रेज का यहाँ पे यूज़ करेंगे, गामा रेज का, इंफ्रारेड रेज का, एक्स रेज का, या फिर कॉस्मिक रेज का, ठीक है। तो यहाँ पे अपने बताना है कौन सी तरह की रेज का यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आएगा तो एक्स रेज का यहाँ पे यूज़ करते हैं अगर आपने यहाँ पे किसी भी सॉलिड के स्ट्रक्चर को यहाँ पे क्या करना है, इन्वेस्टिगेट करना है। जैसे कि अगर आपको अपनी बॉडी के अंदर ही देखना है कि यहाँ पे कोई फॉल्ट तो नहीं हड्डियों में, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, तो वहाँ पे हम सेम चीज़ का यूज़ करते हैं कि हम वहाँ पे एक्स रेज यहाँ पे गिरवाते हैं, जो आपके यहाँ पे बॉडी की हड्डियों से स्ट्राइक करके यहाँ पे बता देते हैं कहीं क्रैक तो नहीं है, ठीक है, कहीं पे कोई चीज़ यहाँ पे ऐसी तो नहीं है कि जहाँ पे आपकी जो रेज है यहाँ ट्रैप हो सकती है, ठीक है, या फिर मतलब कोई ऐसी बॉडी में बीमारी तो नहीं हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें कौन बताता है, एक्सरेज बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आना था आपका, एक्सरेज। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग डिड बोहर यूज टू एक्सप्लेन हिज थ्योरी, ठीक है। तो अपने बोहर ने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे क्या किया था, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब क्या किया था, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ क्वांटम नंबर्स, कंजर्वेशन ऑफ मास, या फिर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखो जो बोहर है ना, उसने अपने
मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए ना किसका यूज़ किया था, तो आपका स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, किसका, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम का सहारा लिया था उसने, ठीक है, किसके, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का सहारा लिया था एक्सप्लेन करने के लिए कि यहाँ पे किस तरह का आपका जो मॉडल है एटम का वो देखने को मिलेगा। तो उन्होंने बोला क्या था कि यहाँ पे एक लाइट स्पेक्ट्रम होगा जो आपका, जिसमें आपकी डार्क और पैरेलल लाइन और फिर बैकग्राउंड आपको ब्राइट देखने को मिलेगी, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे बोली थी यहाँ पे बोहर ने। और उन्होंने फिर यहाँ पे सहारा लिया था क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का अपने यहाँ पे थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यहाँ से आपका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा, ठीक है जी। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अपने यहाँ से याद रखना, ये उन्होंने यूज़ किया था अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बोला गया कि एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसकी लेंथ दी हुई है आपको 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लेंथ लिख लेते हैं पहले, तो कि लेंथ दी हुई है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला गया है, मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ विद द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। मतलब यहाँ पे आपको v की वैल्यू दी है 10 मीटर पर सेकंड, है ना। आगे बोला गया एंगल दिया हुआ है आपको 45 डिग्री एंगल का, ठीक है, विद द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10 टेस्ला, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे और टेस्ला आपको मैग्नेटिक फील्ड भी दी हुई है। आपसे बोला गया कैलकुलेट द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस इट्स लेंथ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है कि ईएमएफ यहाँ पे कितनी प्रोड्यूस हो रही है उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर आपने किसी भी ईएमएफ निकालनी है, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में कितनी ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ईएमएफ होता है आपका BLV sin थीटा, ये होता है आपका फॉर्मूला। अब सिंपली हम क्या करेंगे, b की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, मीटर सेंटीमीटर का ध्यान रखना है आपने, जैसे b मीटर में है और यहाँ पे SI यूनिट टेस्ला 10 होते हैं, b मतलब टेस्ला आपका SI यूनिट होता है ना, और आपका जो L लेंथ किस में है, लेंथ सेंटीमीटर में है, तो उसको 100 से डिवाइड करके आ जाएगा 0.25। v आपका मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, तो v कितना आएगा, v भी आपका 10 ही दिया हुआ है ना, और यहाँ पे आएगा sin 45, ठीक है। sin 45 कितना होता है आपका 1/√2, आपको इसकी वैल्यू देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 10 10 100, ठीक है, 25, और यहाँ पे आएगा 1/√2। तो 100 को जब हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 25 बाय आपका क्या आ जाएगा आपका √2 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.41, तो 25 1.41 करेंगे हम यहाँ पे ना, तो मतलब अराउंड 1.5 से अगर मैं इसको करूँगा तो यहाँ पे जो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका अराउंड 17.67, ठीक है। कितना आएगा 17.67 आपका यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो साइन की वैल्यू कैसे होती है 0 30 45 60, तो 0 1 0 1 2 2/4, तो यहाँ पे इसको रूट करेंगे तो 1/√2 ही आता है ना, 1/√2, ठीक है। तो यहाँ पे 1/√2 आया, 1.41 25 से डिवाइड किया इसको 1.41 को, तो यहाँ पे 17.67 के राउंड आपका यहाँ पे जो आंसर है वो आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है जी। होप करता हूँ ये चीज़ भी आपको यहाँ पे समझ आई होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या बोला गया आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट ऑफ मास यहाँ पे कितना दिया हुआ है 200 ग्राम, ठीक है। 200 ग्राम यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट का आपका जो मास दिया गया है, बोलते कवर करता है मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, ठीक है। इसका यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस दिया हुआ आपको कितना दिया हुआ है 6 मीटर का आपका यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस आपको यहाँ पे दिया गया है। और आपको यहाँ पे पूछा क्या गया है, आपको यहाँ पे पूछा गया है कि व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड एट एंगल 45 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच इट वॉज थ्रोन, टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर सेकेंड इनवर्स 2, ठीक है। ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे क्या यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अपने आंसर निकालने के लिए आपको यहाँ पे देखो क्या क्या पूछा गया है, वेलोसिटी पूछी गई जिससे जा रहा है, और आपको यहाँ पे दिया क्या गया है, एक मास दिया गया है, ठीक है। दूसरा आपको यहाँ पे उस पर्टिकुलर चीज़ की यहाँ पे एंगल दिया गया है। इन सभी वैल्यूज़ को हम 1 बाय 1 लिख लेते हैं, ठीक है। जब 1 बाय 1 लिखेंगे तो आपको फिर यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन की याद आएगी, ठीक है, वो फिर हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या क्या दिया हुआ आपको, सबसे पहले यहाँ पे बोला गया वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस का मतलब होता है कि आपको हाइट भी दी हुई है यहाँ पे 6 मीटर की, 6 मीटर हाइट लिख लिया आपने। थीटा दिया हुआ आपको यहाँ पे 45 डिग्री का, वो भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। आपको यहाँ पे जी दिया हुआ है कितना 10। आपको बोला गया वेलोसिटी विद विच इट वेलोसिटी फाइंड करनी जिसकी वजह से इसको थ्रो किया गया, ठीक है। जिस वेलोसिटी को थ्रो किया गया था वो आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है, मतलब आपको यहाँ पे v की वैल्यू को फाइंड करना है ना, v की वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे h का फॉर्मूला होता है आपको हाइट निकालने का, ठीक है।
उसका फॉर्मूला क्या होता है, v अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन 2g, ये फॉर्मूला होता है आपका h का निकालने के लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, h की वैल्यू को यहाँ पे 10 लिखेंगे, h की वैल्यू को 6 लिखेंगे, 6 दी हुई है ना h की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे 20, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 26 120, और यहाँ पे आ जाएगा वी स्क्वायर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा 120 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, साइन की है वैल्यू 45 हमारी देखा था क्या होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर यहाँ पे 120, नीचे आ जाएगा 2 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो वी स्क्वायर क्या आएगा यहाँ पे 240, और वी की वैल्यू क्या आएगी √240, √240 का रूट करेंगे तो क्या आएगा, देखो 15 का रूट क्या होता है 225, ठीक है। तो 225 और 40 मतलब 15 के आसपास की वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए, और यहाँ 15 के आसपास की वैल्यू क्या है यहाँ पे 15.49 यहाँ पे आपको वैल्यू देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा तभी आप इसका आंसर निकाल पाओगे। क्या बोला गया यहाँ पे आपसे कि अ बुलेट शॉट हिट्स द ग्राउंड 4 किलोमीटर अवे, ठीक है। एक बुलेट को शॉट किया गया, ठीक है। तो उसने यहाँ पे तो जब उसको शूट किया गया तो उसने 4 किलोमीटर के बाद उसने ग्राउंड को हिट किया विद एन एंगल 30 डिग्री। तो मतलब यहाँ पे कुछ इस तरह से है, आपने यहाँ पे बुलेट मारी तो बुलेट ऐसे गई और यहाँ पे 4 किलोमीटर के बाद यहाँ से 30 डिग्री के एंगल से वो निकली, ठीक है। और यहाँ पे मतलब इस तरह से गिर गई है ना बुलेट। आपसे बोला गया कि यहाँ पे व्हाट शुड बी द प्रोजेक्शन एंगल टू हिट द टारगेट 6 किलोमीटर अवे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर आपने टारगेट को 6 किलोमीटर दूर फेंकना है, ठीक है, तब आपका यहाँ पे प्रोजेक्शन एंगल क्या होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे क्या करना है, रेंज वाला फॉर्मूला लगाना है ना। रेंज वाला फॉर्मूला लगाओगे तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर यहाँ पे साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये होता है रेंज का फॉर्मूला। पहली रेंज आपको कितनी दी हुई है 4, यहाँ पे 4 किलोमीटर, पर हमें एसआई में क्या करते हैं मीटर लेते हैं, तो उसको मैं 4000 मीटर लिखूंगा। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी वी यू निकालनी पड़ेगी, इनिशियली यहाँ पे वेलोसिटी क्या थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम यू की वैल्यू निकालेंगे, साइन 2 थीटा कितना लिख लेंगे, यहाँ पे 60 आ जाएगा। और जी की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ पे जी की वैल्यू अगर नहीं दी हुई है तो इसको हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, यहाँ पे 9.8 ले लेंगे, या फिर जी लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे दूसरा आपका भी निकलना है, यहाँ पे जी सिंपल है लेते हैं ना जी की वैल्यू। अब आपके यहाँ पे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि अगर हमने इसको यहाँ पे हिट करना 6 किलोमीटर दूर पे, तो यहाँ पे मतलब वो प्रोजेक्शन का एंगल यहाँ पे कितना होना चाहिए। तो अब हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे फिर से हम यही फॉर्मूला लगाएंगे आर वाले, तो यहाँ पे 6000 लिख लूँगा। और यहाँ पे अब आपको यहाँ पे फिर से किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आपको तो फाइंड करनी है यू की वैल्यू। तो यू स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे साइन 2 थीटा अपॉन यहाँ पे जी आ जाएगा, है ना, यही आएगा ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे अगर मैं वहाँ पे जो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी थी यू स्क्वायर की ना, यू स्क्वायर की वैल्यू दी हुई थी हमारे पास कुछ, तो यहाँ पे अगर मैं यू स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे यू स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे इसको मैं जब इस यहाँ पे पुट करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 60 था ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 4000 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यहाँ पे नीचे जी तो मैंने यहाँ पे एज इट रख दिया, साइन 60 कितना होता है √3/2 होता है। तो यहाँ पे क्या आना था, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 8000 जी अपॉन √3, है ना, ये वैल्यू आनी थी आपकी, ये वैल्यू आएगी। अब इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे आप, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे, जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से अब यहाँ पे आपका निकालोगे साइन थीटा की वैल्यू। अब आपको यहाँ पे मेरे को ये आपके लिए क्वेश्चन है कि आप साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, ठीक है। देखते हैं कि आपकी यहाँ पे कितनी मैथ के ऊपर कमांड है। फॉर्मूला मैंने आपको सारा बता दिया है कैसे यहाँ पे फाइंड करना है, बट इस क्वेश्चन का जो बच्चा आंसर कर देगा मतलब उसका यहाँ पे मैथ वाला पोर्शन यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे इन्वर्स करके आपकी साइन की वैल्यू आएगी, जिसका आंसर आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन तक पहुँचते हैं, ठीक है। तभी पता लगेगा कि आप कितना पढ़ रहे हो, कितना यहाँ पे ध्यान से सेशंस को लगा रहे हो। आगे बढ़ते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज नॉट कंजर्व्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। तो जब कभी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो इसमें कौन सी क्वांटिटी आपकी कंजर्व नहीं रहती है, ठीक है, जो आपकी चेंज होती है, तो मास, चार्ज, मोमेंटम या नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो आपने हमेशा देखा होगा कि जब कभी भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका देखो चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है, लेकिन यहाँ पे जो मास है वो कंजर्व नहीं रहता है, ठीक है। मास में आपको कोई ना कोई चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हियर, ऑप्शन नंबर ए।
आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया इन न्यूक्लियर रिएक्शन देयर इज द कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि न्यूक्लियर रिएक्शन में कंजर्वेशन किसकी होती है। देखो यहाँ पे एनर्जी की, यहाँ पे मास की, यहाँ पे तीनों की, या फिर मोमेंटम की। देखो यहाँ पे मोमेंटम की कंजर्वेशन आपको देखने को मिलती है, बाकी यहाँ पे आपको कंजर्वेशन नहीं देखने को मिलेगी। हालांकि चार्ज की भी होती है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने यहाँ पे बोला था ना, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि मास एनर्जी चार्ज मोमेंटम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मास की नहीं होती, इसलिए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन नहीं आ पाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मोमेंटम की आपको कंजर्वेशन वहाँ से देखने को मिलेगी, ठीक है। ये आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, बोला गया द स्पेस वेव्स दैट आर सीरियसली अफेक्टेड बाय द एटमॉस्फेरिक कंडीशन आर नोन एज, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया ऐसी स्पेस वेव्स जो यहाँ पे एटमॉस्फेयर की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है, उनको क्या बोलते हैं। तो वेरी हाई फ्रिक्वेंसी होती है, यहाँ पे आपकी हाई अल्ट्रा फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है। आपकी मीडियम फ्रिक्वेंसी होती है, फिर अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी होती है। तो यहाँ पे आपने याद रखना कि आपकी जो अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी की यहाँ पे जो वेव्स होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इफेक्ट होती है, किसकी वजह से, यहाँ पे वेदर कंडीशन की वजह से। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला कि व्हाट इज द करंट इन ए सर्किट, ठीक है। व्हाट इज द करंट इन ए सर्किट वॉटलेस, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे वॉटलेस सर्किट है, ठीक है, तो उसमें करंट कितना होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर सर्किट वॉटलेस है तो उसमें करंट कितना होगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि, या फिर यहाँ पे बोला गया कि व्हेन इज द करंट इन सर्किट वॉटलेस, ठीक है। मैंने व्हेन को बट पढ़ लिया, तो क्या बोला गया कि व्हेन इज द सर्किट इन द करंट इज वॉटलेस, कि कब यहाँ पे वॉटलेस करंट आपको सर्किट में देखने को मिलेगा। जब इंडक्टेंस सर्किट की जीरो होगी, जब रेजिस्टेंस सर्किट की जीरो होगी, जब करंट ऑल्टरनेटिंग होगा, या फिर दोनों ही रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस जीरो होगी, ठीक है। देखो वॉटलेस करंट आपको तभी देखने को मिलेगा जब आपको यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है सर्किट की, वो कैसे देखने को मिलेगी, जीरो देखने को मिलेगी, क्योंकि डेफिनेशन ये होती है, ठीक है। द सर्किट हैविंग जीरो रेजिस्टेंस इज नोन एज, यहाँ पे, या फिर द सर्किट हैविंग नो रेजिस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, वॉटलेस करंट बोल देते हैं, ठीक है। तो उसको बोला जाता है वॉटलेस करंट जब कभी आपका सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया था कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेज, ठीक है। जो कैपेसिटी होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, वो कैसे बढ़ती है, जब एरिया ऑफ द प्लेट कम हो जाता है, जब एरिया ऑफ द प्लेट बढ़ जाता है, जब डिस्टेंस बढ़ जाता है, या फिर आपका इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। देखो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी जो कैपेसिटी तभी बढ़ेगी जब आपका जो एरिया है हम उसको यहाँ पे क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। एरिया बढ़ेगा तो कैपेसिटी भी आपकी क्या होगी, बढ़ती नजर आएगी, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। उसके बाद बढ़ते अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला गया कि व्हाट हैपन टू द फोरबिडन एनर्जी गैप ऑफ सेमीकंडक्टर विद द फॉल ऑफ टेम्परेचर। जब टेम्परेचर गिरेगा तो इसकी वजह से आपको ना फोरबिडन गैप देखने को मिलता है। जब कभी आपको इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना पड़ता है ना, तो ये होता है आपका यहाँ पे एक होता है बैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पहुँचाना पड़ेगा तभी कंडक्टिविटी होगी, तो इस बैंड को क्रॉस करना पड़ता है। तो यहाँ पे बोला गया कि बट अगर टेम्परेचर ही गिर जाए तो इसकी ये जो आपका जो कंडक्टिविटी है इस गैप पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं टेम्परेचर गिर रहा है तो यहाँ पे जो गैप है फिर वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो गैप में भी आपका इंक्रीज हो जाएगा अगर टेम्परेचर गिर रहा है किसी भी सेमीकंडक्टर में, ठीक है। ये आपने याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिवर्सल गेट, ठीक है। यूनिवर्सल गेट देखो क्या होते हैं, जो आपका यहाँ पे फ्रीली, मतलब यहाँ पे किसी की हेल्प से नहीं बनते, इन्हीं गेट की हेल्प से बाकी सभी गेट देखने को मिलते हैं। बोला गया है नोट गेट, एंड गेट, नोर गेट। देखो ये जो तीनों गेट है ना, ये नोट एंड और, ये तीनों यूनिवर्सल गेट्स, ठीक है। मतलब इन्हीं को यहाँ पे बना के बाकी गेट्स की फॉर्मेशन की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका नैंड गेट। नैंड गेट बनता है आपका नोट प्लस जब एंड गेट लग जाता है उसके ऊपर तो बनता है आपका नैंड गेट है, ठीक है। तो ये आपका जो गेट बन रहा है ये बन रहा है दो गेट्स के मिल फॉर्मेशन से, इसलिए यूनिवर्सल नहीं है। बाकी तीनों ये सारे गेट्स क्या आते हैं आपके यूनिवर्सल हैं। जैसे कि नोट प्लस और अगर आपका गेट बन गया तो इसको बोलते हैं नोर गेट, ठीक है। इसका सिंबल आपको पता होना चाहिए कैसे शो करते हैं ना। किसी का सिंबल आपका यहाँ पे इस तरह का होता है, ठीक है। किसी का सिंबल आपका इसकी तरह से ये लगा होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, किसी का सिंबल आपका यहाँ पे ट्रायंगल वाला भी होगा। तो इनके सिंबल क्या क्या होते हैं, क्या शो करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है जी। सो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ये था हमारा आज का सेशन। होप करता हूं सभी को सेशन में मजा आया होगा। इसके अलावा अगर आप हमारे बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हो 3 नवंबर तक आपको यहाँ पे 60% ऑफ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं निम्बस के रैप पे जाके। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इसी तरह से किसी अगली वीडियो में। टिल देन थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।